वो तो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मतुल मुबारक 9 जमादियुल अव्वल 1445 नवंबर की है 24 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक। आज हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है, फ्राइडे मॉर्निंग है, हल्की सी खुनकी है, सर्दी में कोई इजाफा खास पिछले एक हफ्ते में हुआ नहीं है और या लेट्स होप नेक्स्ट वीक वुड बी अ बेटर वन। आई मीन बेटर वन इन केस ऑफ इन द सेंस कि जी सर्दी में इजाफा हो। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। अभी हमें बढ़ना है एक मुख्तसर से ब्रेक की जानिब, जस्ट अ मिनट लॉन्ग ब्रेक, सो बस गए और वापस आए और फिर वापस आके प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद। सुबह के 7:17 एंड सनराइज शो इट इज विद मी अदील एंड रहमान खलजी साहब का आज का पहला ट्वीट हमारे पास आया हुआ है। जब से हमने ये 6 बजे वाला जो है ना वो इससे हिसाब रखा हुआ है, बस .6 AM पे जो है ना मैसेज आ रहा होता है। यानी कमाल है यार, कमाल है। यानी 1 मिनट ऊपर 1 मिनट नीचे नहीं। नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं जी। क्या आज आपने, अच्छा क्योंकि आपका देख हमारे ऐसा लगता है कुछ मैसेज करने वालों का एक सर्टन अस्लूब होता है, एक अंदाज होता है। हर कोई ज़ाहिर पार्टिसिपेट नहीं करता, मैसेज नहीं करता, लेकिन जो लोग करते हैं वो अपने खास अस्लूब के साथ जो है वो कर रहे होते हैं। और खिलजी साहब आजकल मशहूर फिल्मों के कोट्स जो हैं वो शामिल कर रहे होते हैं। कहते हैं कोटिंग फ्रॉम द मूवी इक्वलाइजर स्टारिंग डेंजल वॉशिंगटन, When you pray for the rain, you gotta deal with the mud too. All right. जब आप बारिश की दुआ करते हैं तो फिर आपको कीचड़ से लड़ना भी आना चाहिए। सो आई थिंक ये डेंजल वॉशिंगटन ने दुआ कराची में की होगी। कहते हैं वेरी मच लव द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज, द रीसेंट थर्ड वाज वेरी एवरेज। अच्छा मुझे तो पता भी नहीं है इस नाम की, एक जमाने में अच्छा इक्वलाइजर, हाँ इक्वलाइजर ठीक है, ये सुना है नाम इसका, ठीक है गुड ऑलराइट सर वेल डन जबरदस्त। आगे क्या सीन है? जीशान बेग साहब कहते हैं टुडे इज द 63rd बर्थडे ऑफ मोहम्मद जुबैर Aslam, also known as Jhara Pelwan. He was born in 24 November 1960. Pakistani wrestler who remained undefeated in his career. On 17th of June 1979, Jhara fought with Antonio Inoki. Title: Fakhre Pakistan, Rustam Pakistan. He died at the age 30. यार he died so young man. लेकिन इनका मुकाबला हुआ था भाई उनके साथ, अनोखी के साथ. So yeah. बेचारा हार गया था ना, वो अनोखी ने तो हरा दिया था इनको। वह कहते हैं जी उठा के पटक दिया था अनोखी ने, लेकिन इंटरेस्टिंग। ओके जी, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एयरप्लेन्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर फायर फाइटिंग वाइल्ड फायर्स इन द हॉट समर मंथ्स इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग प्लेन्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड बजट्स एंड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर रेस्क्यूइंग पीपल। थैंक यू सो मच। आपने बेसिकली जो आर्टिकल शेयर किया है दैट इज 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग एयरप्लेन्स। बिल्कुल जी, एयरप्लेन्स स्पेशली जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो अमीर ममालिक हैं, वहाँ पे मैंने ये देखा है कि उनमें ये जहाज़ जो है काफ़ी इस्तेमाल किया था। मैंने अभी आर्टिकल पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे अभी आपके जिक्र से, आपके इस बात जो आपने छेड़ी उससे मुझे याद आया कि मैंने एक ज़माने में एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि एक जहाज़ था कि जो कि आई थिंक कनाडा में या अमेरिकन रॉकीज़ में जो है वो ऑपरेट करता था। और जब भी वहाँ पे जंगलों में आग लगती थी तो व्हाट यूज्ड टू डू इज़ दैट कि उसका जो फ्यूजलाज है, जो उसकी जो बॉडी होती है जहाज का, जो निचले हिस्से खुल जाया करता था और वो जहाज क्या करता था कि वो एक लेक के ऊपर लैंड करता था और उसमें वो जो फ्यूजलाज है वो टंकी थी बेसिकली बहुत बड़ी और वो भर जाया करती थी और फिर वो जहाज टेक ऑफ किया करता था और फिर आग के ऊपर जाके वो टंकी का दरवाजा फिर खोल दिया करता था और फिर जाके वो पानी जो है उसके ऊपर शावर हो जाया करता था। तो हाँ आई एम श्योर वो भी इसका भी कहीं ना कहीं जिक्र जो है ना वो इसका जरूर होगा। अच्छा जी बिल्कुल, डबलिन में भाई, डबलिन में आयरलैंड में फड्डे चल रहे हैं और वहाँ पे तो फुल आर्सन वगैरह फुल आग शाग लगाई हुई है और सिचुएशन काफ़ी उधर टेंस चल रही है। और हुआ ये है कि देयर वर सम चिल्ड्रन स्टैब्ड इन अ नाइफ अटैक। कुछ बच्चे जो हैं उनको चाकुओं से जो है वो उन पे हमला किया गया था और उसके बाद से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंगामे वगैरह चल रहे हैं और कुछ बसें वगैरह जो हैं वो भी आग लगाई हुई है उनमें। सिचुएशन काफ़ी गंभीर है इस वक्त आयरलैंड में। जनरली आयरलैंड जो है वो बड़ा पुरअमन मुल्क है। यूरोप के ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो पुरअमन ही होते हैं। इस तरह के हंगामे और इस तरह के फसादात यूरोप में कम सुनने को मिलते हैं, बट वेल दिस इज़ हैपनिंग। वेरी
rare for that country. Okay जी, जीशान बेग साहब कहते हैं वेस्ट इंडियन क्रिकेटर मार्लन सैमुअल हैज बीन बैंड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड फॉर 6 years फॉर ब्रीचिंग द एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड एंटी करप्शन कोड. द चार्जेस वर रिलेटेड टू द अबू धाबी T10 in 2019 where he did not play. अच्छा, बेसिकली ये काफी सारे चार्जेस हैं. 6 साल के लिए मार्लन सैमुअल्स को बैन कर दिया है. मार्लन सैमुअल्स आप जानते हैं कि ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट अब ये नहीं खेलते. और वेस्ट इंडीज की जो वर्ल्ड कप की कामयाबी थी, जो T20 वर्ल्ड कप में आप जानते हैं वेस्ट इंडीज जब आखिरी बार जीता था तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो सैमुअल्स ने प्ले किया था. एंड यू रियली कैन नॉट फॉरगेट दैट ऑल्टरकेशन दैट ही हैड विद लेट शेन वॉर्न. और इसके अलावा मार्लन सैमुअल्स का बड़ा एटीट्यूड था यार. मुझे याद है वो जो मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने के बाद वो अपनी ट्रॉफी लेकर बैठा हुआ था, वो टेबल के ऊपर पाँव रख के बैठा हुआ था एंड ऑल. इसके अंदर कुछ था कीड़ा बदतमीजी वाला. तो इसके अलावा बेसिकली इनको 3-4 ब्रीचेस हैं जो इनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट की इन्होंने ब्रीच की है. T10 टूर्नामेंट जो होता है, खैर एनीवे ये टूर्नामेंट वैसे ही आपको पता है अजीब से ही होते हैं. टूर्नामेंट पे तो खैर मैं देखता भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है इनके बारे में ज्यादा. लेकिन इन T10 टूर्नामेंट्स में कहते हैं जी इनको किसी ने अप्रोच किया था, इन्होंने उसको रिपोर्ट नहीं किया. फिर उसके अलावा इनको तोहफे तहफ़ दिए गए थे जिसको इन्होंने जो है वो रिपोर्ट नहीं किया था. तो इस तरह ये कुछ केसेस मिला के मार्लन सैमुअल्स पे जो है इन्होंने अच्छी सी पाबंदी लगा दी है 6 साल की. सो आई डोंट नो व्हाट ही डज नाउ. ही डजंट प्ले क्रिकेट बट कुछ फ्रेंचाइज क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे. और ये भी याद रहे कि जिस सीरीज के हवाले से इल्जाम लगाया गया है वो 2019 की बात हो रही है. तो दैट टू इज लॉन्ग टाइम बैक. सो बहरहाल लेट्स सी. ऑलराइट जी. इसके अलावा शकील अहमद साहब कहते हैं मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है लोगों की नजरों में उतना ही छोटा होता जाता है. वाह, सही है जी, जबरदस्त बात की आपने. अल्लाह ताला तकब्बुर और गुरूर से बचाए और हमारे अंदर खंदा पेशानी और ह्यूमिलिटी की जो है वो जो एक बहुत ही खूबसूरत एक आदत है उसको बढ़ाए, बरकरार रखे. वैसे वाकई सीरियसली यार, मेरे लिए किसी भी शख्स को जज करने के जो क्राइटेरियाज होते हैं ना, उसमें उसकी ह्यूमिलिटी जो है वो शायद, मैं तो बल्कि कहूंगा मेरे लिए दैट इज राइट देयर एट द टॉप. कि वो ऊपर इतनी सीनियर या ऊपर की पोजीशन में पहुंच के उस बंदे में कितनी इनकिसारी के साथ जो है वो लोगों के साथ मिलता है, उनसे हाथ मिलाता है. एंड जिस शख्स में ये चीज़ नहीं है वो मुझे नहीं पसंद वो बंदा यार. अच्छा जी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी का क्या सीन है? बशीर अहमद साहब कहते हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी, आपको पता है कुछ ऑडियो कॉल्स वगैरह हुई थी, उस हवाले से इनके खिलाफ कुछ सिलसिला चल रहा है. और 2 जजेस के खिलाफ आप जानते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और भी जजेस थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस थे जिसमें सरदार तारिक मसूद साहब को तो क्लीन चिट दे दी गई है. उनके आपको पता है कि एसेट्स के हवाले से, असासों के हवाले से एक कंप्लेनेंट ने जो है वो एक कंप्लेन फाइल की थी जिसका जवाब तो पता नहीं उन्होंने जमा कराया या नहीं, लेकिन बहरहाल उल्टा डांट पिला के उनको जो है वो काजी फैज ईसा ने जो कंप्लेनेंट थे उनको निकाल दिया. लेकिन इनके केस में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस में जो है ये मामला आगे तक जाएगा. और क्योंकि ये कुछ बड़े अहम केसेस में जो है ये एक सर्टन स्टैंड अपना रख चुके हैं. और जो काजी फैज ईसा के खिलाफ भी आप जानते हैं कि कुछ जो अदालती सिलसिला हुआ था, उनकी महकमा जाती कार्रवाई हुई थी, उसमें भी ये काफ़ी पेश हुआ करते थे. सो बहरहाल मैं इससे आगे कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपको समझदार हैं. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं सिख रहनुमा की कत्ल की साजिश में अमरीकी खुफिया इदारों ने नाकाम बना दी. अमरीकी हुक्काम का कहना है कि खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी सरकारी एहलकार कत्ल करना चाहते थे, लेकिन अमरीकी खुफिया इदारों ने इस साजिश को नाकाम बना दिया है. यहाँ ये इस पे हमने परसों अपने YouTube शो में बड़ी तफसील से जो है वो बात की थी और कल मैं पता नहीं क्यों रेडियो शो में बात नहीं कर पाया इस बारे में. लेकिन एक बार फिर से भारतीय खुफिया एजेंसियां और उनकी जो कार्रवाइयां हैं, उनकी जो शेनेनिगन्स हैं आउटसाइड द बॉर्डर्स ऑफ देयर कंट्री, वो दुनिया के सामने आए हैं. फाइनेंशियल टाइम्स ने जो है वो इस खबर को रिपोर्ट किया था और फिर उसके बाद जो है ये तकरीबन तमाम बड़े जो जरीदे हैं उन्होंने इस खबर को शेयर किया है. अमेरिका के सदर ने जब होस्ट किया था नरेंद्र मोदी को, उस वक्त अमेरिकी सदर ने उनसे इस बात की शिकायत की थी और उनको इन्फॉर्म किया था कि देखो मियाँ ऐसा ऐसा हो गया है, इसलिए जरा आगे एहतियात करना. साकिब शान कहते हैं आज परवीन शाकिर की सालगिरह है. क्या बात है यार, जबरदस्त. परवीन शाकिर, ओहो कुछ तो हवा भी सर थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी, बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी ऐन जीत का, उस पे तेरा जमाल भी. क्या बात है यार, जबरदस्त. परवीन शाकिर, खुशबू, क्या किताब भाई, जबरदस्त.
और मैं शायद पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि जब जवानी में प्यार शार होता है तो उस वक्त जो किताबें एक्सचेंज की जाती हैं, तोहफे तहफ़ दिए जाते हैं. अब तो वो दौर रहा नहीं किताबें देने वाला, लेकिन हमारे ज़माने में जो है वो ये किताबें जो हैं वो दी जाती थी. और कि मैं भी एक बार रेसिपिएंट रहा हूँ इस किताब का. खुशबू, वाह, खूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की. जबरदस्त यार. मेहदी हसन खान साहब ने क्या खूबसूरत गाया इस कलाम को. अब परवीन शाकिर का जब मैं जिक्र सुनता हूँ तो मेरे जहन में तो एक ही गाना याद आ जाता है. आपको पता है कि मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ. अच्छा जी. और क्या अशफाक गंजोआ साहब कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक एयरवे सेट टू रिकॉर्ड द फॉर लैंडिंग लार्जेस्ट पैसेंजर एयरप्लेन इन एंटार्क्टिका. The Boeing 787 Dreamliner landing marked the first time a wide-body aircraft capable of carrying up to 330 passengers has made it to the sixth continent. कर दिया लैंड इन्होंने जहाज यार एंटार्क्टिका में. और ये नॉर्थ अटलांटिक एयरवेज जो है उन्होंने अपना ये जहाज लैंड किया है एंटार्क्टिका में. और अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो ये तस्वीरें आपको जो है वो मिल जाएंगी नॉर्थ अटलांटिक एयरवेज की. अगर आप उनकी ट्विटर पेज पे भी जाएंगे, एक्स पेज पे, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं. एंड एंटार्क्टिका में उन्होंने इस जहाज़ को जो है वो लैंड किया है. और वेरी इंटरेस्टिंग कहते हैं जी. तो उसमें तस्वीरें भी उनकी आई हुई हैं. और इंटरेस्टिंग यार जहाज़ भी है, पीछे सामने इनका कैबिन क्रू और इनका कॉकपिट क्रू वगैरह भी खड़ा हुआ है. नॉर्वे के झंडे भी ये लोग लिए हुए हैं. और उनकी एयर होस्टेसेस की भी तस्वीर आई है. एयर होस्टेसेस कपड़े गर्मियों वाले ही पहनी हुई है एंटार्क्टिका में भी यार. ज़बरदस्त. अजीब सी बात है यार एंटार्क्टिका में अभी तक. ओके चलो ठीक है, नहीं लग रही यार इनकी सर्दी बर्दाश्त करने की गुंजाइश काफी ज्यादा होती है इन लोगों की. चलें. सुहेल जहरी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वीकेंड सर. हैप्पी वीकेंड आपको भी सर. एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड. पानी का बुलबुला कहते हैं पीर जहीर, मैं बिल्कुल भूल गया था वाकई. अगर आप मैसेज नहीं करते तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आता. नवीद कहते हैं पानी का बुलबुला फॉर लिटिल बिलाल नवीद एंड ऑल किड्स. ऑलराइट, बिल्कुल जी, पानी का बुलबुला फॉर लिटिल बिलाल नवीद एंड ऑल किड्स. शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक. टुडे हॉलिडे इज अनाउंस्ड इन स्कूल ड्यू टू स्मॉग. वी डोंट नो अबाउट द स्ट्रेटजी टू क्लोज द स्कूल, सो वी विल एंजॉय पानी का बुलबुला. अच्छा, आज पंजाब में छुट्टी दे दी गई है, बड़ी अच्छी बात है भाई. मुआज कहते हैं सर प्लीज एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ आर्टिफिशियल रेन. द फिनोमेनन ऑफ आर्टिफिशियल रेन, बिल्कुल इस पे हम बात कर लेंगे यार. बिल्कुल कुछ भी नहीं होता. बादलों पे जाके आप जो है ना वो सर्टन स्प्रे करते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं सर्टन तरीके के, जो कि आप जो है वो स्प्रे करते हैं बादलों के ऊपर. और उसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइजेशन, जो बेसिकली इसका जो अमल होता है गुब्बारे बनने का, गुबार जो वाटर के वेपर्स होते हैं उनको बनने का जो अमल होता है वो तेज़ हो जाता है. और फिर वो इतना तेज़ हो जाता है कि वो बारिश बन के जो है वो बरसने लगती हैं. तो इसका एक पूरा तरीकाकार होता है. आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे भी तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी किस तरह जाके इस सॉल्ट को जो है वो स्प्रेड किया जाता है. ज़ाहिर इसमें कुछ इलेक्ट्रिक करंट वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है. एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. लेकिन कुछ नहीं होता, बादल होते हैं और फिर आप जाके वहाँ पे जो है स्प्रे कर देते हैं और फिर वो बादल जो है वो बरसना शुरू हो जाते हैं. ये वाला होता है सिलसिला. चलें जी. एंड व्हाट एल्स इज देयर. अब हम ऐसा करते हैं. अच्छा जी, मुस्तफा एंड हिबा हियर. टुडे वी आर लिसनिंग टू योर शो आफ्टर ऑलमोस्ट 3 weeks सिंस द कार ऑडियो सिस्टम वाज नॉट वर्किंग. पानी का बुलबुला प्लीज. ऑलराइट, चलें, दैट इज ग्रेट. सो अब 7:30 हो गए हैं, तकरीबन कोई 2 मिनट का ये ब्रेक है और फिर उसके बाद our weekly dose of Pani Ka Bulbula. So here we go. Life is all bubble of water, you and me bubble of water. That was Abrar with Pani Ka Bulbula. So here goes your weekly dose and yeah, Zabardast, kya baat hai, Zabardast. I hope you guys enjoyed that. Adil uncle, today my school is going on a field trip. We will go to Sea View Beach for cleaning. Oh, that is good. खिज़र का मैसेज आया है और आज वो साहिल समंदर की सफाई करेंगे. वैसे हमारे साहिल समंदर को सफाई की काफ़ी ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है. और असल जो साहिल समंदर को सफाई की ज़रूरत होती है वो होती है कराची में मंडे मॉर्निंग. बिकॉज माशाल्लाह हम कराची आइट जो हैं क्लिफ्टन के साहिल को, वैसे कोई भी साहिल पाकिस्तानी जहाँ जाएगा कचरा फेंक कर आएगा. इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है कि वो साहिल समंदर हो या फिर कोई खूबसूरत सी झील हो पहाड़ों के दरमियान या कोई खूबसूरत सा ट्रैक हो. मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि पाकिस्तान में जब आप ट्रैकिंग पे निकलते हैं और अगर आप मशहूर ट्रैकिंग की जगहों पे जाएंगे तो फिर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आजकल कौन सा चिप्स मशहूर है, बिस्किट पाकिस्तानी कौन सा खा रहे हैं, जूस की कौन सी ब्रांड और उसका कौन सा जो फ्लेवर है वो ज्यादा आजकल पसंद किया, बिकॉज सब कुछ आपको रास्ते में पड़ा हुआ जो है वो नजर आ रहा होगा. सो या ये है सिलसिला. तो अच्छी बात है बच्चों,
कचरा ना खुद फेंका करें, और अगर फेंक रहा है तो फिर उसकी सफाई करें. सो वेरी नाइस, सबको सिखाएं, ये बात अच्छी बात है. एंड इट शुड बी अ वेरी रेगुलर थिंग, इट शुड नॉट बी अ वन ऑफ थिंग. सो एथिक्स, इखलाकियात सिखाने की बहुत ज़रूरत है हमारे स्कूलों में. एहसन खान कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील भाई, नाइस मॉर्निंग हियर एट कराची. या आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस मॉर्निंग टुडे. आज मैं सुबह जो बल्कि चाय मैंने एंजॉय की, वो भी आज कहीं अच्छे पुरफजा और ओपन जगह पे बैठ के जो है वो मैं चाय पी रहा था. सो एहसास बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा था हल्की सी खुनकी में चाय पीते हुए अलस सुबह. सो दैट वाज या अच्छी बात कही आपने. चलें जी, और क्या सीन हो गया है? और ये सीन हो गया है कि प्रोग्राम में नेचुरली आज क्या बातें करनी है आगे चल के. यार मैंने अभी तक जो है ना वो सोचा ही नहीं है इस चीज़ के हवाले से कि आज हम क्या बातें करेंगे. ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत और अदालत और इन सारी चीज़ों के हवाले से तो बात करेंगे. रात में बहरिया टाउन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो है वो आ गया है, और नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर द ओनर ऑफ बहरिया टाउन. आप जानते हैं कि बहरिया टाउन के हवाले से जो ये केस था, ये काफ़ी अहम पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो है वो हासिल कर गया है. और फिर उसका एक इमरान खान साहब के दौर में बनाई गई यूनिवर्सिटी के साथ जो एक उसका नेक्सस जो है वो डेवलप किया गया है. बहरहाल उसके हवाले से तो कुछ सुनने में अभी नहीं आ रहा है. अब तफसीली फैसले में क्या चीज़ आएगी वो हमें सुनने को मिलेगी. लेकिन कल एक और तफसीली फैसला, बल्कि एक इजाफी नोट जो है वो आया है, और बड़ा कमाल नोट लिखा है कल जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने पाकिस्तान में इलेक्शंस के वक्त पर इनेकाद ना होने के हवाले से. क्या बातें लिखी हैं उन्होंने कि जी ये तो आपने आइन को तोड़ दिया, और आइन बनाने वालों ने तो क्या सोचा था और हमने ये क्या कर दिया. तो मैं ये 41 पेज का ये नोट था. ज़ाहिर है मैं इसको चाह तो रहा था कि पूरा पढ़ूं मैं, लेकिन मैं सिर्फ जो इसे कहते हैं ना कि जो वर्किंग पैराग्राफ होता है कि यार किया क्या, अब क्या किया, क्या उन्होंने कोई रिकमेंडेशन दी कि जी जो इदारे जिन्होंने इसका नाम लिया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, सरकार हो गई उस वक्त की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, उसके जो बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, क्या उनके खिलाफ कोई सजा उन्होंने रेकमेंड की. तो मुझे ऐसी कोई चीज़ जो है वो उस फैसले में नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली. वरना वो कहते हैं कि जी दे शुड ऑल बी रिमूव फ्रॉम देयर पोजीशंस एंड शुड बी ट्राइड अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल, बट कुछ नहीं हुआ. तो मुझे लग यही रहा है कि एक झेली जज के थ्रू ये इजाफी नोट लिखवा के कुछ इत्माम हुज्जत जो है वो कर दी गई है, और कुछ यही है सिलसिला. उसके बियॉन्ड देखते हैं इसका कोई रेमिफिकेशंस इसकी होती हैं या नहीं होती हैं. सो ऑलराइट, चलें जी. अच्छा, इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो पाकिस्तान नहीं, अगर हम पड़ोस में भारत में देखें तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये खबर जो है वो डिस्कस नहीं हो रही. और इंडिया में भी शायद वर्ल्ड कप के ख़त्म होने के बाद दे हैव जस्ट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर न्यूज़. इंडिया की एक रियासत है जिसका नाम है उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड जो है ये भारत की एक काफ़ी माउंटेनस एक रियासत है. और वहाँ पे जो है एक कहते ये हैं कि उनकी एक रिलीजियस बड़ी मशहूर डेस्टिनेशन में, मैं गलती बनाऊं, काशी के हवाले से बात की जा रही है. उसके लिए वो एक टनल जो है वो बनाई जा रही थी, और वो हुआ ये है कि वो टनल वाइल द कंस्ट्रक्शन उसकी जो है वो छत जो है उसकी एक जगह की वो कोलैप्स कर गई थी. एंड देयर वर 41 वर्कर्स हु हैव बीन ट्रैप्ड इनसाइड द टनल. और कहते ये हैं कि जी अब तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 12 से 13 दिन हो चुके हैं कि ये लोग, आई थिंक 12 नवंबर से इनफैक्ट ये डेट आई, तो इट्स बीन 12 डेज कि ये जो माइनर्स हैं ये इसके अंदर ट्रैप्ड हैं. और इसके लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं. उन्होंने पहले कहते हैं जी हॉरिजॉन्टल एक दो टेक्निक्स होती हैं. सो देयर इज अ हॉरिजॉन्टल टेक्निक एंड देयर इज अ वर्टिकल टेक्निक, इस तरह माइनर्स को निकालने के लिए. सो कहते हैं कि जी हॉरिजॉन्टल टेक्निक जिसमें ऊपर से बोर किया जाता है, होल किया जाता है, उसकी कोशिश की जा रही थी. लेकिन माइन के करीब पहुंचते पहुंचते वो जो एक्सीडेंट, दैट प्लेस ऑफ एक्सीडेंट तक पहुंचते पहुंचते कुछ उन्हें क्रैक्स की आवाज आई, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो रोक दिया. उनको लगा ये कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फर्दर अगर इसको होल्ड करने की कोशिश करें तो कहीं कोई और छत जो है वो भी जहाँ पे ये माइनर्स हैं वही कोलैप्स ना कर जाए, तो उसको उन्होंने मुनक़ता कर दिया. नाउ दे आर डूइंग वर्टिकल ड्रिल. और दुनिया के जो माउंटेन रेस्क्यूइंग के हवाले से जो बात की जाती है, जो सबसे बड़ा नाम, जो सबसे बड़े एक रेस्क्यूअर माने जाते हैं, ही हैज अराइव्ड देयर इन इंडिया एंड ही हैज बीन वर्किंग फॉर द पास्ट फ्यू डेज अलोंग विद द अथॉरिटीज. कुछ इस तरह किया जा रहा है कि इन लोगों को निकाला जा सके. उनसे राब्ता तो हुआ है, उनसे हो ये रहा है कि जी एक उन्होंने एक पाइप वो ज़रूर वहाँ तक पहुँचाने में कामयाब हो गए हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन और जिसके थ्रू खाना वगैरह जो है वो उनको भेजा जा रहा है. बल्कि मैं कल ये पढ़ ये रहा था कि जी कल उनको वेज पुलाव और पनीर
मटर पनीर जो है वो ये भेजा गया है उनको खाने के लिए, जो है वो ये दिया गया है. और अभी एक वीडियो भी आई है, एक फुटेज भी आई है कि वो एक जो ट्रैप्ड माइनर्स हैं उनकी शक्ल जो है वहाँ पे वो नजर आई है. तो वो जो कैमरे के थ्रू एंड ऑल कुछ उन्होंने पहुंचाए हैं उसके थ्रू कुछ इनको कामयाबियां जरूर हो रही हैं. बट लेट्स सी, आई थिंक इट्स बिन बल्कि इंडिया में काफी इस बात पे अफसोस का इजहार किया जा रहा था दैट इंडियन सेलिब्रिटीज वर टोटली एनग्रोस्ड इन द इंडियन क्रिकेट टीम्स प्रोग्रेस इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप. और सब पूरा इंडिया जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप में इतना मदहोश हुआ था कि nobody was talking about the minors, especially their celebrities who are tweeting right, left and center. उनकी हर जगह ट्वीट जो है वो चल रहे होते हैं, लेकिन इस इशू के हवाले से जो ट्रैप्ड माइनर्स इन उत्तराखंड इनके हवाले से जो है वो इनकी तरफ से कोई बातचीत जो है वो सुनने में नहीं आ रही थी. सो चलें जी, इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है और हमारी दुआ है कि ये जो 41 कानकुन भारत की उस कान में फंसे हुए हैं वो खैरियत के साथ सबके सब जो है वो बाहर निकले. कहते ये हैं कि वो लोग जो कि या वो टीम जो कि आपको याद है आपसे कुछ अर्से पहले थाईलैंड में कुछ बच्चे जो हैं जो फुटबॉल उनकी टीम थी जूनियर बच्चों की, वो एक माइन में फंस गए थे, वो भी गार में गए थे, केव में, और फिर वो वहां जाके फंस गए थे. तो कहते हैं कि जिस टीम ने उनको वहां से निकाला था दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन रेस्क्यूइंग दीज इंडियन माइनर्स. सो यार वैसे व्हाट अ स्टोरी दैट वाज मैन. वाह, वो तो मैं कभी कभार सोचता हूँ यार उन बच्चों का हौसला और किस तरह अंधेरे में वो लोग जो हैं बैठे रहते हैं. कहते हैं कि उनके कोच ने बड़ा अहम रोल प्ले किया था, वो उनको मेडिटेट करवाया जाता था और उनका फोकस बच्चों का जो है वो रखा करता था बरकरार. एंड वाह व्हाट अ स्टोरी यार, अमेजिंग. उमैर बाबर कहते हैं आप परवीन शाकिर की शायरी की बात कर रहे थे और गाना आपके जहन में वाइटल साइंस का चेहरा मेरा था. बिल्कुल, कोई शक ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है भाई इसमें तो. अच्छा जी, और क्या सीन है. अभी हम एक ब्रेक की जाने बढ़े और ब्रेक से वापस आते हैं, एक गाना भी सुन लेंगे और फिर वापस आके आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर भी डाल लेते हैं. बिकॉज मुझे लग ये रहा है कि 8 बजे से पहले आज ब्रेक तकरीबन ऑन एन एवरेज हमारे 1 मिनट थोड़ा कम ही है. सो वील हैव सम टाइम, सो हियर वी गो, कैच यू एट द अदर साइड. ऑलराइट, जबरदस्त जी. आई होप आप लोगों ने इस गाने को एंजॉय किया होगा. गुड मॉर्निंग. ये दोस्तों प्रोग्राम शुरू किया 7:54 हो चुके हैं और हमारे दोस्त एमी अली का मैसेज आया है. कहते हैं भाई इकबालियात पे आज पेपर है, 3रे सेमेस्टर का आखिरी पेपर. माशाल्लाह, रहे नाम उर्दू का. क्या बात है भाई, गुड लक. नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्ना है इकबालियात के पर्चे के हवाले से. वैसे यार हाँ जबरदस्त यार, अच्छे दिलचस्प मज़ामीन जो है ना तुम पढ़ रहे हो, इसमें शक नहीं है कोई. और कभी फुर्सत में बैठ के मैं जरा जानने की कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू लेना पड़ेगा कि यार जो MA उर्दू का कोर्स होता है, एक तो होता है ना बाज लोग सिर्फ महज डिग्री लटकाने के लिए जो है ना वो एक फर्क होता है अप्रोच में. बाज लोग सिर्फ डिग्री अपने नाम के साथ लगाने के लिए MA उर्दू जो है वो लिखवाने के लिए आगे वो डिग्रियां ले लेते हैं. बट बाज लोग होते हैं जो कि शायद जिनका मकसद जो होता है वो अपनी मालूमात में इजाफा होता है, उनकी अप्रोच में जो है वो क्या डिफरेंस होता है. सो या इंटरेस्टिंग. बुखारी साहब कहते हैं ग्रेट सॉन्ग, आई वाज थिंकिंग रिक्वेस्ट टू प्ले दिस. चले जबरदस्त जी. राशिद बुखारी साहब देखिए आपने सोचा और हमने जो है वो प्ले कर भी दिया. पीर जहीर साहब कहते हैं मन का करार, वाह गुड सॉन्ग. हम डायरी एक्सचेंज करते थे परवीन शाकिर की पोएट्री के साथ, क्या याद दिला दिया. अरे वाह वाह, पीर साहब को अपने मुआशरे जो हैं वो भी कुछ याद आ गए शायद परवीन शाकिर का नाम सुन के. बट चलें जी, आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर जरा नजर डालते हैं. और आज जिस खबर को प्रोमिनेंस दी हुई है वो गज्जा के हवाले से. अखबारात में प्रोमिनेंस, गज्जा में 4 रोजा जंगबंदी का आगाज सुबह 7 बजे से होगा. दैट मीन्स उनके सुबह 7 बजे का मतलब यहाँ के सुबह के 9 बजे ये 4 रोजा जो है जंगबंदी होगी. मुआहदे के तहत आज पहले मरहले में हमास 13 सेहूनी यरगमाली रिहा करेगा. अच्छा, एक्सप्रेस ने इनके लिए सेहूनी यरगमाली का लफ्ज इस्तेमाल किया है. सेहूनी तो ज़ाहिर आप जानते हैं ज़ायनिज़्म के लिए यूज होता है. इसराइली जेलों से 39 फलस्तीनियों की रिहाई मुतवक्को है. चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. डॉन.com में जो आज सबसे अहम खबर है वो बहरिया टाउन के हवाले से है. बहरिया टाउन $35 बिलियन इन सुप्रीम कोर्ट अकाउंट विल गो टू नेशनल किटी रूल्स टॉप कोर्ट. CJP led bench orders remaining money to be sent to Sindh as the payment
फॉर द मलीर लैंड. चलें जी, ये मुझे नहीं पता हमारे कितने टीवी चैनल्स ने इस खबर के हवाले से जो है वो बात की होगी, बिकॉज बैरिया टाउन के हवाले से आपको पता है कि हमारे यहाँ टेलीविजन जनरली खामोशी का जो है वो मुजाहरा करते हैं. लेकिन ये वो केस है जो कि पाकिस्तान की शायद पिछली दहाई के हाई प्रोफाइल तरीन केसेस में से एक केस था. पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर मलिक रियाज के हवाले से जस्टिस अजमत सईद साहब ने ये बेंच को जो है वो हेड किया था, जिसमें मेरे ख्याल से जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मुनीब अख्तर हुआ करते थे. और उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो पेनल्टी या एक कॉम्पनसेशन अमाउंट जो है वो बना के एक बिल बना के 460 अरब रुपए का दिया था मलिक रियाज को. उन्होंने एक इंस्टॉलमेंट शेड्यूल भी बना के दिया था, लेकिन मलिक रियाज ने और उनकी टीम ने और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने ये पैसे देना बंद कर दिए थे. अभी उन्होंने दोबारा वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि जी हद चाहता हूँ सजा में अकूबत के वास्ते, कुछ जरा रहम करें हम पे. लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपको ये पैसे पे करने हैं. और वो जो पैसे, वो जो मशहूर जमाना एक पेमेंट आई थी आप जानते हैं बरतानिया से पाकिस्तान, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ठिकाने लगा दिया है. तो देखते हैं जी. मुझे लग ही रहा था कि इस केस में भी कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को जो है घुसाया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ नजर तो फिलहाल नहीं आ रहा. अब जब डिटेल जजमेंट आएगी तो फिर पता चलेगा कि आखिर मामला हुआ क्या है. अच्छा जी, एक्स स्पीकर असद कैसर जो है उनको एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया गया है. अरेस्ट करके आपको पता है कि वो रिहा हो गए थे. अब जो है वो एक एंटी करप्शन कोर्ट की जानिब से उनके जो है वो वारंट जो है वो इशू किए गए हैं और उनको एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया गया है. आगे बढ़ते हैं जी. फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और कहते हैं जी मायूसी पैदा करने वालों को अवामी हिमायत से शिकस्त देंगे, ये आर्मी चीफ का कहना है. आगे बढ़ते आसिफ जरदारी कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को ना निकालते तो वो एक फौजी के जरिए 2028 तक हुकूमत बना लेते. ओके, एक्सप्रेस का ये लिखना है पीटीआई की पॉलिसी से मायूस मजीद 5 रहनुमा पार्टी छोड़ गए हैं. क्या बात है. ओके, और इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है जी. पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर शफाफ, 20 रोज में दोबारा कराने का हुक्म, वरना बल्ले का निशान नहीं मिलेगा. बल्ले का इंतखाबी निशान फिलहाल तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा. दोबारा इंतखाबात करा के 7 रोज में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा कराने की हिदायत. महफूज फैसला सुना दिया. 71 रोज तक महफूज रखने के बाद ये फैसला जो है वो सुनाया गया है. ज़ाहिर है आपको पता है दे आर प्रेसिंग पीटीआई फॉर टाइम बिकॉज अगले महीने के मिड में ही जो है वो या 13 तारीख को, जिस दिन तक पीटीआई को इलेक्शंस करवाने हैं 20 दिन में, उसमें इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो उस तारीख को ही जारी होगा. और देखते हैं जी. इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, पीटीआई का ये कहना है. फैसला चैलेंज करेंगे. चेयरमैन पीटीआई को माइनस करने या बल्ले का निशान वापस लेने के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे, ये कहना है तर्जुमान तहरीक इंसाफ का. नवाज शरीफ का कहना है कि सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता. वाह, थरकोल मंसूबा हमने शुरू किया. खैर पाकिस्तान का आपको पता है कि हर मंसूबा नवाज शरीफ ने ही शुरू किया था. जो मंसूबे अभी तक शुरू भी नहीं हुए, नवाज शरीफ उसके बारे में कहीं डिनर टेबल पे अपनी फैमिली को बता चुके हैं. लेकिन कल उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की. वो कहते हैं एक तरफ कहते हैं मैं सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, दूसरी तरफ इन्होंने जो है वो क्रेडिट ले लिया पाकिस्तान को फैट ऑफ ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में लेकर आने का. यानी कुछ तो खुदा का खौफ करें यार. आप ही के दौर में तो पाकिस्तान फैट की ग्रे लिस्ट में दाखिल हुआ था हजरत. और ये जो बाकी हलवा तो एंड में आप खा गए, लेकिन उसकी जो देगची तैयार की गई थी वो क्या हुई थी, कैसे हुई थी, जरा सर कुछ तो रहम करें. यानी एक ही जुमले में आपने बोल दिया कि जी मैं तो झूठी नहीं बोलता, और दूसरी तरफ आपने कह दिया कि जी ग्रे लिस्ट जो है वो हम व्हाइट लिस्ट में लेकर आए. चलें जी आगे बढ़ते हैं. इमरान एंड कुरैशी टू बी ट्राइड इन ओपन कोर्ट. 28 नवंबर को फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो है कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की खुली जो है वो कोर्ट में समाअत होने वाली है. देखते हैं जी अभी इसको क्या किया जाता है, इसको भी होने दिया जाता है या नहीं होता. जरदारी फोर्सेस अनदर कोalition गवर्नमेंट नॉट लेड बाय. ठीक है. फॉरेन ऑफिस साउंड्स अलार्म ओवर न्यू दिल्लीज कोवर्ट ग्लोबल ऑपरेशंस. और यहाँ पर हम रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग के दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. खेलों के हवाले से बात करते हैं और जैसे कि हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑलरेडी बैक. वर्ल्ड कप खत्म होने के 4 दिन के अंदर जो है 5 दिन के अंदर एक बार फिर से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो शुरू हो गई है. और कल विशाखापट्टनम में एक T20 मैच हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एंड इट टर्न आउट टू बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम. सीरियसली अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम. दोनों मुल्कों की बहुत ही नौजवान टीमें जो हैं वो शिरकत कर रही हैं. भारत की कप्तानी जो है वो सूर्य कुमार यादव कर रहे थे वर्ल्ड कप के फ्लॉप, लेकिन कल अच्छी फॉर्म में नजर आए. और ऑस्ट्रेलिया की क़यादत जो है वो मैथ्यू वेड कर रहे थे. और सीन कुछ ऐसा हुआ कि भारत ने जो है
कल टॉस जीता, इस चीज के हवाले से काफी ज्यादा जो है वो बातें हो रही थी, और बल्कि काफी सारे लोग जो है बार बार, आई मीन इट्स नेचुरल कि पीपल वर गोइंग बैक टू द फाइनल ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड ऑल, बिकॉज जो भी हुआ जो भी था, इंडियंस वर सो श्योर विनिंग दैट. एनीवे चलें, टॉस भारत ने जीता और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, और पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 208 रन, और इसमें जॉश इंग्लिश के 110 रन शामिल थे. 50 गेंदों पे उन्होंने ये रन बनाए, जिसमें 8 छक्के और 11 चौके शामिल थे. 41 गेंदों पे 52 रन बनाए स्टीव स्मिथ ने, और भारत की जानिब से एक विकेट हासिल की प्रसिद्ध कृष्णन ने, और रवि बिश्नोई जो है वो भी एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए. उसके अलावा रवि बिश्नोई के फिगर्स जो हैं वो काफी एक्सपेंसिव थे, और उन्होंने अपने 4 ओवर्स में 54 रन दिए. हारिस रऊफ टाइप किस्म के उनको जो है वो फिगर्स थे. अच्छा, जवाब में भारत की टीम जो है पहली विकेट तो उनकी जल्दी, बल्कि दूसरी विकेट जो है वो भी जल्दी गिर गई. 2 विकेटें, 22 रन पे 2 खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे, जब ऋतुराज गायकवाड़ और यशावी जायसवाल जो है वो आउट होकर वापस गए. लेकिन फिर उसके बाद बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड के जो वाहिद दो प्लेयर नहीं, मतलब 2 प्लेयर जो थे, द ओनली 2 प्लेयर फ्रॉम द इंडियाज वर्ल्ड कप स्क्वाड वर इन द टीम, और दोनों ने कल कमाल बैटिंग की. ईशान किशन ने 39 गेंदों पे 58 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल थे. दूसरी जानिब कप्तान सूर्य कुमार यादव बेहतरीन इनिंग खेल कर गए, 42 गेंदों पे 80 रन. और जिस वक्त सूर्य कुमार यादव बाय द वे आउट होकर जा रहे थे, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत बआसानी ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा. लेकिन देयर वाज अ लेट ट्विस्ट इन दैट गेम एंड इंडिया started losing a lot of wicket. लेकिन इंडिया के एक IPL के नए स्टार आए हैं जिनका नाम है रिंकू सिंह. और रिंकू सिंह ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बार IPL में, सुना है जी, एक आखिरी ओवर में कोई शायद 5 छक्के मार के टीम को मैच जिताया था. पता नहीं कौन सी, आई थिंक शायद कोलकाता नाइट राइडर से खेलते हैं या कहाँ से खेलते हैं. और कल रिंकू सिंह ने जो है वो ऐसे ही रोल प्ले किया, जहाँ दूसरी तरफ विकेटें धड़ाधड़ गिर जाई थी. रिंकू सिंह ने जो है वो 14 गेंदों पे 22 रन बनाकर जो है वो अपनी टीम को फतह दिलाई. इस तरह इंडिया ने इस टोटल को 19.5 ओवर्स में चेस किया, और 5 मैचों की इस सीरीज में दे आर लीडिंग 1-0. इस सीरीज का दूसरा मैच जो है वो इतवार को होगा त्रिवुवनंतपुरम में. ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और इसके अलावा पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक नेशनल T20 टूर्नामेंट है उसका आज से आगाज होने वाला है, और नेशनल T20 टूर्नामेंट जो है ये मुकम्मल तौर से कराची में खेला जाएगा. इवन तो इस वक्त अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी जो हैं वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो रहे हैं, और ये वो दोनों खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का हिस्सा हैं, जिसमें इमाम उल हक शामिल हैं, और इमाम के अलावा दूसरे फ़हीम अशरफ, राना फ़हीम अशरफ साहब जो हैं वो भी शामिल हैं. इमाम उल हक की शादी जो हो रही है वो नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानी निजाद खातून हैं जिनके साथ हो रही है, और सुना है कि वो उनकी वो जो ट्विटर फैन गर्ल टाइप है, कोई वो वाला सीन था. ताम राना साहब की जो शादी हो रही है, क्योंकि उनकी बारात नारोवाल जा रही है फूल नगर से, भाई फेरू से, सो वो शायद उनके लग रहा है कोई अपना खानदान वानदान का सीन लग रहा है. लेकिन खैर चलें, तो हुआ ये है कि जी कल जो है वो थी उनकी मेहंदी थी, कल कव्वाली नाइट थी, कव्वाली नाइट. तो कव्वाली सीन हुआ जी लाहौर के किसी फार्म हाउस में ये हुआ, और उसके बाद जो है वो आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिसपे काफी सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म का भी निशाना बनाया कि इतनी स्मॉग लाहौर में चल रही है और यहाँ पे जो है वो आतिशबाजी चल रही है. और सोचें आप के वजीर पंजाब के एक, अब इलीगल हुए तो क्या हुआ, लेकिन वजीर तो बहरहाल हैं, हमारे जो इनके चीफ सेलेक्टर भी हैं हमारे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये बहुत अफसोसनाक बात होगी. चलें जी, कौमी T20 टूर्नामेंट में शरीक 18 टीमें 4 वेन्यूज पर एक दूसरे से नबरद आजमा होंगी, जिसमें नेशनल स्टेडियम, जिसको हम अब नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं, UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अराउंड ही जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपका बना हुआ है वहां पर, और नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आई एम सॉरी सो मच नेशनल बैंक हेयर, लेकिन उनके क्योंकि 2 ग्राउंड जो है उनके, एक तो उनका अपना जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के ऑपोजिट बना हुआ है, वहां पे मैचेस होने हैं, और आपको पता है नेशनल स्टेडियम का नाम जो है वो भी बदल ही गया है, तो फिर उन्हीं किसी बैंक के नाम पर है, तो यहाँ पे मैचेस होने हैं. सो या मैचेस जो हैं वो एक दिन में 2 मैचेस डबल हेडर, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे जो है वो खेले जाएंगे, जिनके टॉस 2:30 बजे और 7:30 बजे होंगे. और कहते हैं जी तमाम मैचेस में शायकीन, अच्छा नेशनल स्टेडियम में शायकीन का दाखिला मुफ्त रखा गया है.
मजमूई तौर पर 63 मैचेस जो है वो खेले जाएंगे, जिसमें 32 ग्रुप मैचेस जो हैं वो 24 से 28 नवंबर तक खेले जाएंगे. बाद अज़ां सुपर 8 का मरहला होगा. 18 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है. अब वैसे 18 टीमों को 4 ग्रुप में कैसे किया होगा इन्होंने? 4.5 टीमें एक ग्रुप में, ये कैसे? पता कुछ किया होगा, बहरहाल कुछ किया होगा उन्होंने. आप प्रीटी श्योर. चले जी, ओके, गुड है. इस टूर्नामेंट का खैर कोई अब तो वो बात नहीं रही है. वो बड़ा क्लासिक, बड़ा कूल सा टूर्नामेंट बन गया था यार ये, पिछला जो स्ट्रक्चर था आपका उसके लिहाज से. लेकिन अभी जो है ना वो वाली गेम कोई इतनी खास है नहीं. बट आगे बढ़ते हैं जी. हम मार्टिन सैमुअल्स के हवाले से सुबह बात कर चुके हैं. 6 साल की पाबंदी लगा दी आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की ब्रीचेस के हवाले से. ये T10 लीग की बात है 2019 की, और उसमें जो मुत्तहदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड ने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था, ही वाज अप्रोच्ड बाय द बुकीज परहैप्स, जिसका उन्होंने जो है वो इन्फॉर्म नहीं किया, और उन्होंने कुछ तोहफे तहफ़ जो हैं वो भी लिए, जिसके हवाले से उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था आईसीसी को, बट ही डिड नॉट डू दैट. ओके, और क्या सीन है? अगर भारत वर्ल्ड कप जीत जाता तो क्रिकेट हार जाती, अब्दुल रजाक का ये कहना है. ओके, ठीक है, बोल दिया इन्होंने. और क्या सीन है यार? वैसे कल जिस चीज ने इंटरनेट पे जो है ना, मैं कहता हूँ कि वो किया ना, दैट रियली ब्रोक द क्रिकेट इंटरनेट, वो एक क्लिप था जो कि पता नहीं रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल से एक क्लिप लिया गया था, और वहां पे काफी जगहों पे ये पोस्ट हुआ होता. आई डोंट नो वेदर यू गॉट द चांस टू सी इट और नॉट. और काफी सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी थी ना, ऑस्ट्रेलिया सच स्मार्ट पीपल, कि उन्होंने जो है वो किस तरह देयर रीडिंग एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिच एंड द विकेट वाज बेटर देन द इंडियंस. और ऑस्ट्रेलियंस ने जो फैसला किया था पहले बैटिंग करने का, और पहले उन्होंने जो है वो बॉलिंग करने का जो फैसला किया था, ऑफ कोर्स वो उन्होंने जॉर्ज बेली के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी ड्यूरिंग द मैच. रविचंद्रन अश्विन की जॉर्ज बेली जो कि हेड ऑफ सिलेक्शन है ऑस्ट्रेलिया के, उनके साथ उनकी गुफ्तगू हुई थी. उन्होंने बताया था कि किस तरह वो विकेट के रंग से ये पहचानते हैं कि ये विकेट आगे किस तरह बिहेव करिए. वो कहते हैं जी इंडिया की 2 तरह के कलर की विकेटें होती हैं, एक थोड़ी सी सुर्खी माइल होती है, या फिर एक जो होती है वो सुरमई माइल, यानी जो ब्लैकिश किस्म की विकेट होती है. इन दोनों का बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंट होता है. यहाँ पे जो अहमदाबाद में विकेट यूज की गई थी वो उड़ीसा से मिट्टी लाकर जो है वो इस्तेमाल की गई थी, और उनको इस बात का अंदाजा था कि शुरू में वाइल दिस विकेट थोड़ा सा स्पिन ले रही होगी, थोड़ी बहुत टर्न यहाँ पर होगा, लेकिन क्योंकि इसका कलर जो है वो इज ऑन द डार्कर साइड, तो जैसे जैसे लाइट होती जाएंगी ये बैटिंग के लिए आसान बनती जाएगी, एंड द विकेट ऑफ कोर्स विल एब्सोल्युटली नॉट डिसइंटीग्रेट बिकॉज ऑफ द हायर मॉइस्चर कंटेंट इन दैट विकेट. आई मीन दैट वाज सो कूल मैन, जबरदस्त. हम कब सोचेंगे इस तरह यार? ये इसलिए जीत जाते हैं ये लोग यार, सोचते बहुत हैं ये लोग. हमारे यहाँ क्या होता है, अल्लाह का नाम ले आ जाओ, बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह कौम की दुआएं हमारे साथ हैं, चलो जी बिस्मिल्लाह. चले जी, इसी खुशी में आपको जो है वो ले चलते हैं. हम एक ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये गाना अभी चलाने से पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था, बट आई जस्ट प्लेड दिस सॉन्ग बिकॉज़ के नीचे लिखा हुआ था इंतजार एंड सज्जाद अली, एंड आई सेड के यार सज्जाद अली के नाम पे जो है ना वो ट्रस्ट किया जा सकता है, तो ये गाना चला देना. कैसा लगा आपको ये गाना जरूर बताइएगा. मुझे बस ओके सा लगा, नॉट फॉर दिस टाइम ऑफ द डे. आगे बढ़ते हैं. सलमान अहमद साहब कहते हैं मुल्तान मटन चॉप रेट आर स्काई हाई, एंजॉयड लास्ट नाइट पर चाप 400 रुपए. या अल्लाह, एक चाप 400 रुपए की या एक चाप की प्लेट 400 रुपए की? ये जरा मुझे बताइएगा भाई. एक चाप अगर 400 रुपए की थी तो उसका एक निवाला कोई मेरे ख्याल से कोई 70-80 रुपए का एक निवाला हम खा रहे हैं, और हर दफा जो हमने अपने दांत ऊपर से नीचे किए होंगे वो 10 रुपए के होंगे. यार मैं तो नहीं खाऊंगा भाई, इस बार मुल्तान जाना नहीं जाऊंगा, नहीं खाऊंगा मैं चाप इस बार. यार कोई सस्ता अरेंजमेंट लाएं चाप का, कोई यार कोई सस्ता, कोई भैंस की चाप वगैरह कोई. आगे बढ़ते हैं जी. मलिक जरी नवान साहब कहते हैं भाई पहले मेरा मोबाइल किसी के हाथ लग गया था और मुझे ग्रुप से लीव कर दिया गया था, ये वजह है कि आप मुझे दोबारा ग्रुप में ऐड कर दें. अच्छा, मुझे मैसेज कर दें आप यार, मुझे मैसेज करें, यू मैसेज में आपको हम ग्रुप में ऐड कर देते हैं फिर से. और अपना मोबाइल किस किस को पकड़ा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं यार, क्या व्हाट इज द प्लान मैन? डोंट गिव योर मोबाइल टू एनीवन एल्स मैन. चलें, और क्या सीन है. जीशान बेग साहब कहते हैं झाड़ा remain undefeated in his career. In 1979, Jhara defeated Japanese wrestler Inoki in the 5th round, who defeated his uncle Aki, wrestler previously. Antonio Inoki is best known wrestler at that time. अच्छा, I thought कि अनोखी ने झारा को हराया था, या झारा ने अनोखी को हराया था. अनोखी वही था ना जो मुसलमान हो गया था बाद में यार, वही वाला सीन है मेरे ख्याल से. शायद मैं चेक कर लेता हूँ एक बार फिर से. मुइज इमरान कहते हैं वन ऑफ द कमर्शियल बैंक इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड टेकिंग एक्शन फॉर द रिवर्सल ऑफ माई मनी चार्ज डबल एट पॉज मशीन.
After trying on helpline, they are sending me auto-generated replies with no timelines. What should I do? आप ऐसा करें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो है वो एक आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट होता है, उसके सामने अच्छे ये तुर्रम खान बैंक जो है ना, ये जरा इंसान के बच्चे बन जाते हैं. सो आप जरा वहाँ पे शिकायत कर दें. और अच्छा हुआ आपने बैंकों का नाम जो है वो नहीं लिखा. आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर जाइए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है. अगर आपको वाकई बहुत तंग कर रहे हैं ये बैंक वाले, आप अपनी पूरी तफसीलात उनको लिख के भेजिए. आपको इसमें कोई एक्शन जो है वो होता हुआ नजर आना चाहिए. ओके, अरशद गुमरो कहते हैं उस कव्वाली नाइट में सैफी भाई के अंदर का कव्वाल भी जगा गया था, बड़ा झूम रहे थे. अच्छी बात है यार, सैफी भाई जो है वो काफी कहना चाहिए कि सुरीले आदमी है यार. और माशाल्लाह नातों के हवाले से तो आपको पता है कि वो काफी शोहरत रखते हैं. मदनी टीवी पे भी सुना है, अभी रिसेंटली वो फीचर हुए थे और नाते पढ़ते हुए जो है वो दिखाई दिए गए थे. सो ठीक है यार, सैफी भाई एंजॉय कर रहे हैं, उनका बनता है. सुमेरा खान कहती है वी लव योर प्लेलिस्ट बट दिस सॉन्ग इज टू डिप्रेसिंग, वी वांट एनर्जी. हाँ यार, ये मुझे भी बीच रास्ते में ये अंदाजा हुआ था कि ये काफी सोता हुआ गाना जो है ना मैंने चला दिया. अब नहीं चलाते ये वाला गाना. सज्जाद भाई के और बहुत सारे अच्छे गाने हैं उनके. अच्छा भाई, और क्या सीन है? मैं जब खेलों की खबरें बात कर रहा था तो आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट football because thank God the international break is off and the teams are back on. I'm talking about the club football and there are 3 very interesting matches that are taking place tomorrow. कल रात बल्कि कल शाम में ही 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला होने वाला है लिवरपूल के साथ. वेरी नाइस, लिवरपूल शाबाश, हारना नहीं, बस मैच हारना नहीं है. न्यूकासल विल बी होस्टिंग चेल्सी. न्यूकासल, अच्छा न्यूकासल का पता है आपको, पता है कि आप एस्टैब्लिशमेंट की फेवरेट टीमों में से एक टीम है. मैं बात करूं इंग्लिश प्रीमियर लीग एस्टैब्लिशमेंट की, उनकी फेवरेट टीमों में से तो चेल्सी जरा एहतियात करे. चेल्सी का एक थोड़ा सा अच्छा पैच आया, हल्का सा एक अच्छा पैच आया है. कहीं ऐसा ना हो इंटरनेशनल ब्रेक में जाने के वापसी पे जो है ना वो फिर दोबारा पुराना सीन जो है वो शुरू हो जाए. लेकिन देखते हैं व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस. और आर्सेनल विल बी ट्रैवलिंग टू ब्रैंडफोर्ड. ये जो है सैटरडे लेट नाइट 10:30 बजे मैच होना है. और संडे को टॉटनहम विल बी होस्टिंग एस्टन विला and Manchester United will be traveling Merseyside. They will play Everton at Goodison Park. Yeah. All right, that was Vital Signs with चेहरा मेरा था. And of course you guys know, जो लोग सुबह से प्रोग्राम सुन रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि मैंने आज स्पेसिफिकली ये वाला गाना चलाया, बिकॉज जाहिर है आप ये भी पता है कि ये खूबसूरत कलाम परवीन शाकिर साहिबा का था और आज उनका यौम विलादत है. चैलेंज ग्रेट, थैंक यू सो मच साकिब, आपने जो है वो याद दिलाया और मैंने जो है वो ये वाला गाना चलाया. अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी बिलाल कामरान के साथ और उन्होंने बताया कि भाई अब अगला गाना आप जो भी चलाएं आप डेडिकेट कर देगा. कह रहे हैं आप मेरे ऑफिस में आपके बहुत ज़बरदस्त फ़ैन होते हैं और जो कि सुबह ऑफिस जल्दी आ जाते हैं, वक्त से पहले आ जाते हैं और फिर आपका शो सुन रहे होते हैं. रेहान खालिद, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो रेहान, I hope you enjoyed that song, man. Thank you very much for your patronage and for your love for the show. खुश रहिए. चलें जी, और इसके अलावा कुछ बात करते हैं हम ओपन एआई के हवाले से. यार ओपन एआई की कहानी जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी मैटर जो है ना ये खत्म नहीं हुआ है. देखो आपको पता है कि सैम ऑल्टमैन इज बैक, बोर्ड की हो गई है छुट्टी एंड कहानी जो है वो आपको लग रहा है कि जी जीत गया, अरे सैम तो जीत गया. लेकिन यार कुछ कल खबर ऐसी आनी शुरू हुई है जिसके बाद से जैसे कहते हैं कि लग ऐसा रहा है कि ये मामलात अभी बहुत आगे बढ़ेंगे और ऐसी कोई खौफनाक चीजें सामने आने वाली हैं कि जिससे आपको झुरझुरी आ सकती है. अच्छा मैं कहानी क्या है, मैं ज़्यादा आपको मैं ड्रामेटाइज नहीं करता, लेकिन हुआ ये है कि रॉयटर्स ने जो है उस खबर को कल रिपोर्ट किया है कि देखिए एक सवाल तो जहन में आ रहा होगा ना, भाई कुछ तो हुआ होगा कि ओपन एआई का बोर्ड को ऐसी थोड़ी बैठे बैठे उन्होंने कहा यार इसको बस चल आज क्या करें, आज अपने सीईओ को फारिग कर देते. नहीं, ऐसा नहीं होता. समथिंग मस्ट हैव हैपेंड इन द बैकग्राउंड. और वाकई आई थिंक आई हैव स्टार्टेड टू कनेक्ट द डॉट्स नाउ बिकॉज इनका जो एक बोर्ड की तरफ से, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ओपन एआई की तरफ से जो एक कॉरेस्पॉन्डेंस आई थी उसमें ये बात लिखी हुई थी कि सैम ऑल्टमैन हैज लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द बोर्ड बिकॉज बहुत सारी चीजों के हवाले से ही डिड नॉट कम क्लियर. आई मीन ही डिड नॉट अपडेट द बोर्ड अबाउट सम ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट. इस तरह की कुछ उन्होंने जो है ना वो बात लिखी हुई थी. अब वो बात क्या थी हो सकती है, कहते ये हैं नाउ द कंस्पिरेसी गोज दैट ओपन एआई के कुछ रिसर्च डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज ने जो है वो बोर्ड को एक
सीक्रेट लेटर लिखा था. आई मीन एक विसल ब्लोइंग, आपको पता है ना कंपनीज में विसल ब्लोइंग पॉलिसी होती है जिसमें आप अपने नॉर्मल चैनल्स को बाईपास करके, मसलन आप अपने बॉस से खुश ना हो, हरासमेंट हो, कोई चोरी पकड़ी हो आपने, कुछ हो, लेकिन आपको पता है कि यार मैं अगर अपने बॉस को रिपोर्ट करूंगा तो फिर तो वही वाला सीन हो जाएगा, बॉस तो खुद इसमें इन्वॉल्व है. सो देयर आर सर्टेन विसल ब्लोइंग चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू सीधा आपकी बात जो है वो ऊपर तक पहुंच जाती है. सो कहते ये हैं कि ओपन एआई के कुछ रिसर्चर्स ने ओपन एआई के बोर्ड को ये बात लिखी that they have been able to make some sort of a discovery. वो कोई एक ऐसी डिस्कवरी जो है वो करने में कामयाब हो गए हैं. उनका एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था जिसका नाम था क्यू स्टार के नाम से, और ये क्यू स्टार नामी जो प्रोजेक्ट था उसमें कोई वो ऐसी डिस्कवरी करने में कामयाब हो गए हैं कि जिसमें इट्स गोइंग टू बी अ बिग थ्रेट टू ह्यूमैनिटी. यानी बनी नौ इंसान के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा जो है वो इस टेक्नोलॉजी के आम करने से हो सकता है. अच्छा जी, कहते ये हैं कि ये जो क्यू स्टार इनका प्रोजेक्ट था, दिस इज समथिंग, अगर इसको एक प्रोजेक्ट के तौर से देखा जाए, किसी कैटेगरी के तौर से देखा जाए, तो इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. जैसे अब चैट जीपीटी है, तो इट्स अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है जी. इट हैज टू डू विद कम्युनिकेशन एंड कॉन्वर्सेशंस एंड ऑल, एंड फाइंडिंग इंफॉर्मेशन फॉर यू एंड मेकिंग थिंग्स फॉर यू. बट दिस Q star जो है, this falls under the category of AGI, which is artificial general intelligence. And OpenAI defines AGI as autonomous systems that surpass humans in most economically valuable tasks. यानी अहम तरीन माशी जो कहना चाहिए कि माशियात पर मबनी अहम तरीन टास्क में जो है वो इंसानों की जो जहानत है या इंसानों का जो उनकी जो लिमिट है उनके दिमाग की, उसको सरपास कर सकता है. नाउ देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ तो हुई है कहानी जिसकी वजह से ऐसी थोड़ी यार उन्होंने उठ के सैम ऑल्टमैन को जो है ना वो कर दिया होगा फारिग. अब ये कहते ये हैं कि भाई अब कहानी जो है ना वो अब शुरू होगी और फिर पता यही चलेगा कि अब लोग डिमांड करना शुरू करेंगे, व्हाट इज दिस क्यू स्टार थिंग. बिकॉज देखिए, अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले सैम ऑल्टमैन जो है उन्होंने वो अमेरिका की एक कांग्रेशनल कमेटी के सामने अबाउट एआई, बिकॉज अमेरिका में इस वक्त कवानीन बनाए जा रहे हैं कि किस तरह एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सर्टन लिमिट्स में रखा जाए. सो सैम ऑल्टमैन जो है वो उसके सामने प्रेजेंट हुआ था और उसने वहां प्रेजेंट होने के बाद अमेरिका के लॉ मेकर्स को इस बात को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया था कि आपको इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना पड़ेगा. दिस कुड बी पावरफुल बियॉन्ड आवर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन. इलॉन मस्क बार बार जो है इस हवाले से बात करता रहता है ओपन एआई के, माफ कीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेंजर्स के हवाले से. पता नहीं क्या होने वाला है यार, दुनिया में समझ में नहीं आ रहा यार, लेकिन खैर चले जी देखते हैं. ये अभी कहते हैं ना कि ये अभी मामला खुला है, अभी ओपन हुआ है. लेट्स सी वेयर इट एंड्स अप. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. दिस ऑफ कोर्स इज द लास्ट लिंक ऑफ द शो. वी आर इनटू द लास्ट 5 minutes एंड ऑफ कोर्स द लास्ट लिंक ऑफ द वीक एज वेल. पहले जरा मईशत के हवाले से बात कर लेते हैं. नहीं, पाकिस्तान की मईशत नहीं, बल्कि लेट अस टॉक अबाउट द टर्किश इकोनॉमी, तुर्की की जो मईशत के हवाले से बात करते हैं. बिकॉज कल तुर्की के सेंट्रल बैंक ने जो है वो एक बार फिर से अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है और बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है. 5% का इजाफा, 5% का इजाफा. अच्छा, तुर्की में अब जो सरकारी, आप जिसको बेंचमार्क रेट का, या बेंचमार्क रेट नहीं, जिसको आप बोलते हैं ना पॉलिसी रेट जो कहा जाता है, दैट हैज नाउ इंक्रीज फ्रॉम 35% टू 40%. 40% उनके यहाँ जो है वो अब पॉलिसी रेट पहुंच चुका है, विच ऑफ कोर्स इज pretty high one because तुर्की में इन्फ्लेशन जो है वो भी काफी ज्यादा है. तुर्की में अक्टूबर के महीने में जो इन्फ्लेशन का नंबर आया वो 61.36% आया, 61.36%. और कहते ये हैं कि इन्फ्लेशन अभी भी उनके यहाँ पीक नहीं की है. मरकजी बैंक के मुताबिक इन्फ्लेशन अगले साल मई के महीने में पीक करेगी तकरीबन 70 से 75% तक. अच्छा जी, अब हुआ यह है कि ये रजब तैयब एर्दोगान साहब मई के महीने में, पिछले इस साल मई के महीने में, आपको पता है कि एक बार फिर से इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो तुर्की के सदर बन गए थे और काफी अरसे से आपको पता है कि उनकी हुकूमत तक टर्न ऑफ द सेंचुरी से ही इज बीन लिटरली कंट्रोलिंग एवरीथिंग इन टर्की.
और हुआ ये था कि तुर्की में पिछले साल से, पूरी दुनिया में आपको पता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, काफी हाई थी, और तुर्की में फिर जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर टर्किश स्टाइल से इन्फ्लेशन बढ़ती है उनकी. टर्की जनरली टेंड टू हैव, टर्किश इकोनॉमी दे हैव द टेंडेंसी कि उनके जो इंटरेस्ट जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो जनरली हायर साइड पे ही होता है कंपेयर टू अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड ऑल. टर्की ज़ाहिर उतनी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स अ मॉडरेटली डेवलप्ड कंट्री. उनके मुकाबले में इनका इंटरेस्ट रेट, माफ कीजिएगा, इनका जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो जनरली हायर साइड पे ही होता है. लेकिन रजब तैयब एर्दोगान ने पिछले साल जब इनके इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा था तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बजाय उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम करने शुरू कर दिए थे. पूरी दुनिया कहने लगी भाई क्या कर रहे हो, क्या चाह रहे हो, लेकिन जाहिर है दैट वाज अ पॉलिटिकल प्लॉय, वो एक उनकी सियासी मूव थी. और फिर हुआ ये कि तुर्की में इलेक्शन हो गए मई के महीने में, और मई में इलेक्शन होने के बाद उन्होंने किया ये कि भाई उन्होंने अपनी जो माशी टीम है उसको चेंज किया. और जब उन्होंने माशी टीम को अपनी चेंज किया तो फिर दे ब्रॉट इन अ न्यू गवर्नर ऑफ द टर्किश सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की, जिनका नाम था हाफिजा हेया एरखान. और ये एक फॉर्मर वॉल स्ट्रीट बैंकर रही हैं, गोल्डमैन सैक्स से इनका ताल्लुक. शी इज टर्किश बॉर्न एंड ऑफ कोर्स नाम से भी लग रही हैं. और बट देन शी केम बैक टू इस्तांबुल, और यहाँ पे आके इन्होंने अनकरा, और यहाँ पे आके इन्होंने सेंट्रल बैंक का जो है वो निजामत उसके संभाले. और अब उन्होंने जो है वो ऑर्थोडॉक्स जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं तुर्की उनको फॉलो करना शुरू कर दिया. ऑर्थोडॉक्स मुराद ये कि जो सही पॉलिसी, जो तरीकेकार होता है, जो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स जो कहती है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो फिर माफ कीजिए जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसे काउंटर करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि मनी सर्कुलेशन जो है वो कम हो और ये सब सिलसिला हो. लेकिन अर्दोगान साहब जरा उल्टी गेम खेल रहे थे, अब वो सीधी गेम खेलनी उन्होंने शुरू कर दी है. बट स्टिल मैन, 5% इंक्रीज, दैट्स अ बिग वन. द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इमेजिन वेयर वुड दैट बी इन टर्की. टर्की में भी आपको पता है कि उनकी इकोनॉमी का एक जरा स्लो डाउन फेज से गुजर रही है, और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो भी उनका रियल स्टेट का जो सेक्टर है वो है. और चाइना की भी स्लो डाउन की भी एक वजह आपको पता है कि इन मुल्कों ने अपने अच्छे दिनों में आपको पता है रियल स्टेट में ओवर इन्वेस्टमेंट्स कर दी थी, और अब नाउ दे आर सिटिंग विद लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रियल स्टेट which are actually of no use. Oversupply and bubble create हुआ और फिर उसके बाद फंस गए. चले जी, अभी 9 बजने वाले हैं, और 9 बजे ऑफ कोर्स इस लिहाज से इम्पोर्टेंट दिन है फलस्तीन के लिए कि गजा के में जो इसराइल और हमास के दरमियान जो सीज फायर, जंग बंदी जो अग्री की गई है उसका निफाज 9 बजे या 7 बजे वहाँ के टाइम और यहाँ के 9 बजे के टाइम से होगा. अब से 1 मिनट जो है वो दूर रह गए हैं. तो 4 दिन के लिए इसराइल बमबारी बंद कर देगा, और इन रिटर्न को 13 अफराद जो हैं उनको सबसे पहले गजा हमास जो है वो रिलीज करेगा. और टोटल करते करते ये 50 लोग जो हैं इसराइली जो उन्होंने यरगमाल बनाए थे उनको वो रिलीज कर देगा हमास, जिसके बदले में तकरीबन को 150 के करीब फलस्तीनी जो है वो उनको रिलीज किया जाएगा. और जो रिलीफ गुड्स वगैरह हैं वो बड़ी तादाद में गजा आना शुरू हो जाएगी. सो लेट्स सी कि ये सीज फायर जो है ये होल्ड करती है या नहीं. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. सो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.